Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 10 of class 6 history, and the chapter's name is New Empires and Kingdoms. जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में आज हम कुछ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों के बारे में एंड कुछ किंगडम यानी कि राज्यों के बारे में जानेंगे जो कि उस टाइम पर इमर्ज हो रहे थे। अब आप सोचोगे कि ये एम्पायर्स एंड किंगडम्स इनका डिफरेंस क्या है इनमें, राइट? तो एम्पायर जो है वो किंगडम से बड़े होते हैं, राइट, साइज में। कि जैसे अगर कोई किंगडम है वो धीरे धीरे जीत पाता जा रहा है, बाकी राज्यों को, बाकी जो कंट्रीज वगैरह हैं उन्हें अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है और बहुत बड़ा हो गया है, तो फिर उस बाद में उस किंगडम को हम क्या कहने लगेंगे? एम्पायर। जब वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा फैल जाएगा, राइट? So empires are larger than kingdoms, and the person who rules an empire is known as emperor or empress, and the person who rule a kingdom is known as king or a queen, right? Arvind plays a king. अरविंद एक बच्चा है छोटा सा, तो उसके स्कूल में एक प्ले होने वाला होता है, राइट? एक नाटक होने वाला होता है जिसमें अरविंद को किंग के रोल के लिए चूज किया जाता है। अब अरविंद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, उसे लगता है कि वाह मजा ही आ गया, अब तो मैं बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर से कपड़े पहनूंगा और मुझे एकदम ताव में चलना होगा एंड मुझे अपनी मूंछों को घुमाना होगा और तलवार को ऐसे ऐसे घुमाना होगा एकदम हवा में, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। लेकिन फिर अरविंद की टीचर अरविंद को बोलती है कि तुम्हें इन सबके साथ साथ वीणा भी बजानी होगी। अब अरविंद सोचने लगता है ये कैसा राजा है, म्यूजिशियन किंग, इसमें वीणा बजानी होगी, ये कौन सा राजा था जिसको जो वीणा बजाता था? अब अरविंद ये सोचने लगता है। आज हम इस चैप्टर में ऐसे ही राजा के बारे में जानने वाले हैं जो कि वीणा बजाते थे, जो और राजाओं से थोड़े डिफरेंट थे, राइट? प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति क्या होती है एंड वो हमें क्या क्या चीजें बताती है, एक सेक्शन में हम ये देखेंगे। अरविंद जो है, अरविंद को जिस राजा का रोल प्ले करने को कहा गया था वो था समुद्रगुप्त, ठीक है? ही वाज सपोज्ड टू प्ले समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त जो थे वो जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे, फेमस रूलर थे, ठीक है? इलाहाबाद में एक अशोकन पिलर है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड है। तो उस इंस्क्रिप्शन से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है, राइट? फ्रॉम वेयर डू वी गेट टू नो अबाउट समुद्रगुप्ता? From an inscription which is inscribed at Ashokan pillar, and where is Ashokan pillar? It is at Allahabad, right? अब ये जो इंस्क्रिप्शन की हमने बात की जिससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है, ये इंस्क्रिप्शन किसने लिखी थी? तो ये इंस्क्रिप्शन जो है हरिसेना ने लिखी थी। हरिसेना ने इस इंस्क्रिप्शन को ऐसा पोएम के फॉर्म में लिखा था, ठीक है, काव्य के रूप में लिखा था। काव्य मतलब पोएम, राइट? तो उसके फॉर्म में लिखा था हरिसेना ने। अब हरिसेना कौन था? हरिसेना जो थे वो समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक मिनिस्टर एंड एक पोएट थे, राइट? अभी जो इंस्क्रिप्शन है अशोकन पिलर पे इंस्क्राइब्ड है, ये बाकी इंस्क्रिप्शंस की तरह नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है? अब ये एक स्पेशल तरह की इंस्क्रिप्शन है और इसको हम क्या कहते हैं? प्रशस्ति, राइट? नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति जो है ये एक संस्कृत वर्ड है, राइट? इसका मतलब है इन प्रेज ऑफ, राइट, कि किसी की तारीफ में। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रशस्ति का मतलब क्या है और इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा होगा। इस इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त की तारीफ की हुई होगी, राइट? उसकी तारीफ में बहुत सारी चीजें हरिसेना ने लिखी होंगी। अब ऐसा नहीं था कि सबसे पहले जो है वो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी गई थी, इससे पहले भी कुछ राजाओं की प्रशस्ति लिखी गई थी, जैसे कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था ना, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के बारे में। इनकी भी प्रशस्ति लिखी हुई थी, बट ये जो प्रशस्ति है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुप्ता के टाइम पर होने लगी, राइट? इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो गुप्ता रूलर्स के टाइम से बढ़ने लग गई। उस प्रशस्ति में क्या क्या लिखा था वो चीजें हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, राइट? समुद्रगुप्ता प्रशस्ति। समुद्रगुप्ता प्रशस्ति। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोएट एंड मिनिस्टर थे हरिसेना। उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी थी। उन्होंने बताया है कि जो समुद्रगुप्त थे वो एक वॉरियर थे, एक योद्धा थे, ठीक है? एक ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां हैं वो जीती हैं। एंड बताया है कि वो एक ज्ञानी थे एंड सभी पोएट्स में से सबसे बेस्ट समुद्रगुप्त थे, राइट? इसके अलावा उनको भगवान के समान भी बताया गया है। प्रशस्ति जो थी उसमें बहुत ही बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे हुए थे, राइट? उसको बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंसेस में बताया गया है एंड ऐसे ही सेंटेंस का यहाँ पे एक पार्ट दिया हुआ है। समुद्रगुप्त द वॉरियर whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows,
लॉन्ग एरोज एंड मेनी अदर वेपन्स। सो इसमें बताया गया है, हरिसेना कहते हैं कि जो समुद्रगुप्त की बॉडी थी वो सबसे ज्यादा चार्मिंग थी, सबसे ज्यादा सुंदर थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो पूरे के पूरे निशानों से भरी हुई थी। जो उनको लड़ाई में, अलग अलग लड़ाइयों में उन्हें जो घाव हुए थे, तो उनके निशानों से उनकी पूरी बॉडी भरी हुई थी। उनमें जो बैटल एक्सेस होती हैं, तीर कमान होते हैं, तो उन सबके जो है उनको घाव हो रखे थे और उसके फिर निशान पड़ गए थे उनके शरीर पर। सो इस तरह उनकी ब्यूटी को दर्शाया गया है, एक्सप्लेन किया है हरिसेना ने। ना लुक एट दिस मैप। सो जो भी इंफॉर्मेशन हमें इस प्रशस्ति से मिलती है उसके बेसिस पर ये मैप बनाया गया है, राइट। सो हियर यू कैन सी दीज शेडेड रीजन्स। सो जो पिंक वाला है वो है इनर स्टेट, आउटर स्टेट वाला है ये ब्लू, ब्लू रीजन है, एंड जो ग्रीन कलर से शेडेड है ये वाला एरिया है आर्यव्रत, राइट। एंड ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये आपको नॉर्मल सिटीज, उस टाइम की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। एंड दीज रेड डॉट्स आर दोज विच वर कॉन्क्यूर्ड बाय गुप्ता रूलर्स, राइट। सो ये सारी वो जगह हैं जो कि गुप्ता रूलर्स ने जिन पर जीत प्राप्त की थी। सो इस प्रशस्ति में हरिसेना ने 4 तरह के रूलर्स को डिस्क्राइब किया है। एंड जो समुद्रगुप्त की पॉलिसीज थी उनके प्रति, बाकी सारे रूलर्स के प्रति, उनको भी एक्सप्लेन, राइट। सो जो रूलर्स ऑफ आर्यव्रत थे, द रीजन हेयर शेडेड इन ग्रीन, राइट। सो आर्यव्रत के जो रूलर्स थे, यहाँ पे 9 रूलर्स थे, राइट। 9 रूलर्स थे इस टाइम यहाँ पे, इस जगह पे। एंड इन सभी को समुद्रगुप्त ने जो है हरा दिया था, एंड उनके जो भी एम्पायर था, जो भी किंगडम था उनका, उसको अपने एम्पायर में जोड़ लिया था, राइट। तो जो भी उनके राज्य वगैरह था उसको उनको हराने के बाद अपने साम्राज्य में जोड़ लिया था। सो जो दूसरे तरह के रूलर्स थे वो थे दक्षिणी पथ, राइट, रूलर्स ऑफ दक्षिणी पथ। तो इस वाले एरिया में 12 रूलर्स थे, राइट। एंड जिनमें से कुछ की कैपिटल्स जो है ये रेड वाले डॉट्स की है, ठीक है। और जो रूलर्स ऑफ दक्षिणी पथ थे उनमें से ये उनकी कुछ कैपिटल्स हैं। इन लोगों ने अपने आप को समुद्रगुप्त के आगे सरेंडर कर दिया था जब समुद्रगुप्त ने उन्हें हरा दिया था, राइट। सो हारने के बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त ने क्या कहा कि उनको अलाउ कर दिया, उनके जो भी एरियाज थे उन पर वापस से रूल करने को अलाउ कर दिया, ठीक है। तो मतलब उनके जो राज्य वगैरह थे उन्हें वापस से दे दिया उनको राज करने के लिए, बट क्या कि तुम राज अपनी जगह पे करो बट मेरे अंडर रह के करो, राइट। सो ये चीज थी। एंड बाकी ये जो पिंकिश कलर से जो शेडेड है, एक्चुअली बुक में तो लिखा है पर्पल कलर से शेडेड है, बट मुझे पिंकिश ही दिख रहा है, तो जो भी है। सो ये जो ये वाला शेडेड रीजन है, ठीक है, पर्पल वाला। सो इस वाले रीजन के जितने भी रूलर्स थे वो क्या करते थे, वो समुद्रगुप्त के लिए ट्रिब्यूट लाते थे, राइट। एंड उनके जो जितने भी ऑर्डर्स वगैरह थे उनका पालन करते थे, एंड उनके कोर्ट्स भी अटेंड करते थे, राइट। उनकी मीटिंग्स वगैरह सब अटेंड करते थे ये इस एरिया के जितने भी रूलर्स थे। सो बाकी जो ब्लू कलर्ड वाला रीजन है, सो यहाँ के जो रूलर्स थे, जो कि हो सकता है कि कुशानाज एंड शाकाज के डिसेंडेंट हो, तो ये वाले रूलर्स एंड ये जो श्रीलंका वाले के कुछ रूलर्स थे। सो ये लोग क्या कर रहे थे, ये समुद्रगुप्त को अपनी जो भी उनकी बेटियां थी उनको ऑफर कर रहे थे शादी के लिए, राइट। कि समुद्रगुप्त से कह रहे थे कि हमारी बेटियों से शादी कर लो। सो इस तरह के शादी के प्रस्ताव ला रहे थे समुद्रगुप्त के लिए, मतलब वो लोग उनसे और रिलेशंस जो है वो बढ़ाना चाहते थे, राइट, रिलेशंस स्टैब्लिश करना चाहते थे। नाउ जिनोलॉजीज। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है। जिनोलॉजीज मतलब कि लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स, कि जिसमें किसी इंसान के एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया हो। मान लो कि कोई इंसान है तो फिर उसमें ये बताया गया हो कि उसका फादर कौन है, देन उसके फादर का फादर कौन है, देन उनका फादर, राइट। तो इस तरह पूरी चेन होती है कि किसका फादर कौन था, किसकी मदर कौन थी, राइट। तो इस तरह से पूरी लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स होते हैं, उसे कहते हैं हम जिनोलॉजीज। सो ज्यादातर जो प्रशस्तिज होती हैं उनमें उस रूलर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा होता है, राइट। सो इसी तरह जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति थी जो कि हरिसेना ने लिखी थी, उसमें भी समुद्रगुप्त के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। उसमें बताया हुआ था कि जो समुद्रगुप्त के ग्रैंडफादर कौन है, ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है, राइट। फिर उनके फादर एंड उनके मदर के बारे में बताया हुआ था। सो समुद्रगुप्त की जो मदर थी वो लिच्छावी गण से बिलोंग करती थी, राइट। एंड समुद्रगुप्त के जो फादर थे वो गुप्ता डायनेस्टी के पहले ऐसे रूलर थे जिनको महाराजाधिराज का टाइटल मिला, राइट। एंड उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी ये महाराजाधिराज का टाइटल जो है वो यूज किया। एंड जो समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं एंड जो ग्रैंडफादर हैं उनको सिर्फ महाराजास कहकर उसमें बताया गया है, राइट। उनके बारे में ये लिखा है कि वो महाराजास थे, क्योंकि फर्स्ट जो रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के वो चंद्रगुप्त थे जिनको महाराजाधिराज का टाइटल मिला, राइट। सो उससे पहले के जितने भी रूलर्स थे उनको नॉर्मल महाराजा कहा जाता था, राइट।
इसका मतलब कि हम कह सकते हैं धीरे धीरे जो हो सकता है कि फैमिली को इंपॉर्टेंस मिलनी स्टार्ट हो गई हो, वो और ताकतवर बनने लगी, राइट, गुप्ता डायनेस्टी। सो समुद्रगुप्त के बाद के जो गुप्ता रूलर्स थे, जैसे कि उनका सन हो गया चंद्रगुप्त टू, उनके जेनोलॉजीज में समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि अब चंद्रगुप्त के एंसेस्टर हो गए ना, उनके फादर हो गए समुद्रगुप्त, तो उनके जेनोलॉजीज में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। एंड चंद्रगुप्त टू के बारे में भी हमें काफी सारी इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स से पता चलता है। एंड चंद्रगुप्त टू ने वेस्टर्न इंडिया में एक एक्सपीडिशन की थी। एक्सपीडिशन क्या हो गया, एक स्पेशल पर्पस के लिए जो कैंपेन चलाया जाता, राइट। सो चंद्रगुप्त टू ने वेस्टर्न इंडिया में कैंपेन्स चलाए वहां के राजा को हराने के लिए, राइट। एंड उन्होंने क्या किया, जो शाका डायनेस्टीज के जो लास्ट रूलर थे उनको हरा दिया, राइट, एंड वहां पे अपनी जीत प्राप्त कर ली। एंड बाद में ये माना जाता है कि जो उनका कोर्ट था वो पूरा लर्न्ड मैन से भरा हुआ था, कि मतलब वहां पे बहुत सारे ज्ञानी थे उनके कोर्ट में पूरे के पूरे, राइट। विक्रम संवत, सो जो 58 बीसीई वाला एरा है, मतलब कि कॉमन एरा से पहले 58 इयर्स पहले, वो वाले एरा को जो चंद्रगुप्त टू है उससे एसोसिएट किया जाता है, राइट। एंड ये माना जाता है कि जो शाकास थे उन पर जीत पाने के बाद चंद्रगुप्त ने ये जो विक्रम संवत है इसकी स्थापना की थी, राइट। ये कैलेंडर है, राइट, विक्रम संवत एक कैलेंडर है एंड इसकी स्थापना की थी। एंड विक्रमादित्य का टाइटल जो है वो लिया था शाकास पे जीत प्राप्त करने के बाद, राइट। हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता, सो अभी तक हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, उनकी प्रशस्ति के बारे में देखा, उनकी जेनोलॉजी के बारे में देखा। एंड ये सारी जानकारी हमें कहां से मिली, उनके इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स से मिली। बट क्या हमें सिर्फ गुप्ता रूलर्स के बारे में ही पता है और किसी राजा के बारे में नहीं पता? ऐसा नहीं है, हमें बाकी बहुत सारे राजाओं के बारे में पता है, उनके बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, रिमेन्स से पता चलता है, एंड कुछ राजाओं के बारे में हमें उनकी बायोग्राफी से पता चलता है, राइट। तो ऐसे ही एक राजा है हर्षवर्धना, राइट। सो इन्होंने आज से लगभग 1400 ईयर्स पहले यहाँ पर राज किया था। सो हर्षवर्धना के कोर्ट में एक पोएट होते थे जिनका नाम था बाना भट्टा, एंड उन्होंने हर्षवर्धना की बायोग्राफी लिखी एंड उस बायोग्राफी का नाम था हर्षचरिता एंड ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। सो हर्षचरिता से हमें हर्षा की जिनोलॉजी के बारे में पता चलता है, राइट। सो हमने पिछले चैप्टर में श्वानजांग के बारे में पढ़ा था, राइट। श्वानजांग कौन थे? वो एक चाइनीज ट्रैवलर थे। सो श्वानजांग ने काफी सारा टाइम हर्षा के कोर्ट में बिताया था एंड उन्होंने एक डिटेल्ड अकाउंट दिया है कि उन्होंने हर्षा के कोर्ट में क्या क्या चीजें देखी, ओके। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि एक राजा के बाद उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो राजा बनता है, राइट। बट हर्षा के केस में ऐसा नहीं हुआ। हर्षा जो थे वो अपने फादर के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, बट फिर भी वो उन्हें राजगद्दी मिल गई। सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर्षा के जो फादर थे एंड उनके जो बड़े भाई थे उन दोनों की ही डेथ हो गई थी, राइट। सो इस वजह से बचे कौन? हर्षा। तो इसलिए जो राजा का पद है वो फिर हर्षा को मिला, ओके। सो हर्षा के एक ब्रदर इन लॉ थे, ब्रदर इन लॉ मतलब जो उनकी वाइफ के भाई थे। सो वो कन्नौज के रूलर थे एंड उनको जो बंगाल के रूलर थे उन्होंने मार दिया था, राइट। ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल हु वाज किल्ड द ब्रदर इन लॉ ऑफ हर्षवर्धना, राइट। रूलर ऑफ कन्नौज वाज किल्ड बाय रूलर ऑफ बंगाल। अब क्योंकि वो हर्षा के ब्रदर इन लॉ थे तो फिर हर्षा ने क्या सोचा कि वो बंगाल के रूलर से फिर वो लड़े, राइट। एंड कन्नौज को वापस अपने कब्जे में ले लिया उन्होंने, ओके। सो जो हर्षवर्धना थे वैसे तो वो ईस्ट वाले एरिया में काफी सक्सेसफुल रहे, उन्होंने मगध पर राज किया एंड हो सकता है कि उन्होंने बंगाल वाले एरिया पर भी राज किया हो। बट बाकी इलाकों में, बाकी सारी जगहों में वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उन्होंने नर्मदा को भी क्रॉस करने की कोशिश की ताकि वो डेक्कन में अपना रूल स्टैब्लिश कर पाए, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पे जो चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर थे पुलकेशिन II, उन्होंने हर्षा को रोका आगे बढ़ने से, राइट। तो इस वजह से वो वहां पे इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। सो इस सेक्शन में हम पल्लवास एंड चालुक्यास रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड पुलकेशिन जो II थे उनकी भी प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा था, वो किसने लिखी थी, ठीक है, ये सारी चीजें। सो हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया, राइट। सो इसमें जो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज थी वो थी पल्लवास एंड चालुक्यास डायनेस्टी, राइट। सो इनके जो रूलर थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे।
जो पल्लवास डायनेस्टी थी, उनका जो रीजन था, उनकी जो किंगडम थी, वो कांचीपुरम से लेकर पूरे कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। ठीक है, कांचीपुरम जो थी वो पल्लवास की कैपिटल थी। वहीं हम बात करें चालुक्यास की, तो चालुक्यास का जो किंगडम था वो कृष्णा एंड तुंगाभद्रा रिवर के बीच वाले एरिया में स्टैब्लिश था। ठीक है, एंड इसका सेंटर था रायचूर दोआब, राइट। इसके अराउंड पूरा ये किंगडम फैला हुआ था। अब जो चालुक्यास की कैपिटल थी वो थी एहोल, एंड ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, राइट। मतलब कि एहोल में काफी सारी जो खरीद बेच वाली एक्टिविटीज होती हैं वो काफी ज्यादा होती थी। एंड बाद में एहोल जो है वो रिलीजियस सेंटर की तरह भी उभर के आया, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जो टेम्पल्स थे वो बन गए थे। अब क्या होता था, ये जो पल्लवास एंड चालुक्यास रूलर्स होते थे वो एक दूसरे के लैंड पर फ्रीक्वेंटली हमला करते रहते थे। ठीक है, एंड स्पेशली उनकी कैपिटल सिटीज पर हमला करते थे। कैपिटल सिटीज पर ही क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस होती थी, राइट। एंड एक तरह से वो इस चीज का प्रतीक भी थी, वो राजा की सबसे मेन जगह है, राइट, वो कैपिटल है। तो एक तरह से अगर वो कैपिटल पर हमला करेंगे, कैपिटल पर अपने कब्जे में ले लेंगे, तो एक तरह से ये हो जाएगा कि उन्होंने पूरे एरिया पर, पूरे किंगडम पर अपना राज कर लिया, राइट। तो इस तरह होता ना, तो एक तरह से वो प्रतीक भी है दूसरे राजा की शान का। सो एंड वो सबसे प्रॉस्पेरस टाउन भी होता है, तो इसलिए वो एक दूसरे की कैपिटल पर हमला करते थे। अब जो बेस्ट नोन चालुक्य रूलर्स थे, जो सबसे ज्यादा जिनको लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पुलकेशिन II, राइट। एंड इनके बारे में हमें इनकी प्रशस्ति से पता चलता है। एंड इनकी प्रशस्ति किसने लिखी थी? इन्हीं के कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। सो रवि कीर्ति ने पुलकेशिन II की प्रशस्ति लिखी थी। सो अगेन इनके प्रशस्ति से भी हमें इनके एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है, राइट। एंड इनके एंसेस्टर्स में ना लगभग 4 जनरेशंस के जो एंसेस्टर्स हैं उनकी बात की गई है, उनके बारे में लिखा है, राइट। एंड इससे हमें ये भी पता चलता है इस प्रशस्ति से कि जो पुलकेशिन थे उन्हें अपने फादर से ये राज्य नहीं मिला था, राइट। उन्हें अपने अंकल से ये किंगडम मिला था, राइट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो फादर होता है उसके बाद उसके बेटे को वो राज्य जाता है, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं था, जो पुलकेशिन है उनको उनके अंकल से ये पूरा साम्राज्य मिला था। एंड जो पुलकेशिन थे उन्होंने ईस्ट एंड वेस्टर्न जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर भी एक्सपीडिशंस किए, वहां पर मिलिट्री कैंपेन्स निकाले ताकि उस वाले एरिया को भी वो अपने कब्जे में ले सके, उस पर भी रूल कर सके। एंड बाद में जैसे कि हमने ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा था कि जो हर्षवर्धन थे उनको नर्मदा के को पार आने में, ठीक है, डेक्कन वाले एरिया में आने से पुलकेशिन II ने रोका था, राइट। सो बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा, कि हर्षा को आगे बढ़ने से रोका था पुलकेशिन II ने। अब जो रवि कीर्ति हैं उन्होंने काफी सुंदर तरीके से वर्ड्स का यूज किया है इस प्रशस्ति में, राइट। क्योंकि जो हर्षा है उसका मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। हर्ष मतलब होती है खुशी। सो उन्होंने लिखा है कि आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, कि इस हार के बाद जो हर्षा थे अब वो और हर्ष नहीं थे, अब वो अब खुश नहीं थे, राइट। तो इस तरह उन्होंने काफी सुंदर तरीके से चीजें बताई हुई हैं। इसके अलावा पुलकेशिन ने पल्लवा किंग जो थे उन पर भी हमला किया था। एंड बाद में जो पल्लवा किंग थे वो कांचीपुरम की जो वॉल थी उसके पीछे जाके छुप गए थे, वहां पे उन्होंने शेल्टर ले लिया था। बट ये जो चालुक्य किंग की जो विक्ट्री थी वो काफी ज्यादा लंबी नहीं रही, इट वॉज शॉर्ट लिव्ड, राइट। वो छोटी थी क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, जो पल्लवास एंड चालुक्यास का जो राज्य था, जो पकड़ थी वो कम होने लग गई, वो थोड़े कम पावरफुल होने लग गए। एंड जो राष्ट्रकूट एंड चालुक्य डायनेस्टी के जो किंग थे वो धीरे धीरे इन एरियाज में आने लग गए एंड पल्लवास एंड चालुक्यास को हराने लग गए, ठीक है। सो इट वॉज शॉर्ट लिव्ड, इट वॉज नॉट दैट मच लॉन्ग, राइट। हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड? सो अभी तक हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, पुलकेशिन II के बारे में पढ़ा, एंड बाकी अलग पल्लवा एंड चालुक्यास रूलर्स के बारे में पढ़ा। तो इन सब रूलर्स के किंगडम्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो किस तरह चलाया जाता था, ठीक है, वो हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। सो पुराने राजाओं की तरह ही इनके राज्य में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू, राइट। कि जो भी लोग खेती बाड़ी करते थे एंड जब वो उनको बेचते थे तो जो भी उनको मिलता था उसका कुछ हिस्सा वो राजा को दे दिया करते थे, तो वो था लैंड रेवेन्यू, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था राजा के लिए, राइट। एंड जो विलेज थी वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, राइट। कि जो भी प्रशासन का सबसे मेन जो केंद्र था जहां से सारा काम होता था वो था विलेज, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट थी। लेकिन इन सब के अलावा धीरे धीरे इस टाइम पे कुछ और डेवलपमेंट्स होने लग गई, ठीक है। कैसी डेवलपमेंट्स? अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो किंग्स थे वो कुछ स्टेप्स ले रहे थे, कुछ ऐसे कदम ले रहे थे, चीजें ला रहे थे
जिससे जो इंपॉर्टेंट मैन है उस टाइम के, जो पावरफुल लोग हैं, वो उनके सपोर्ट में आ जाए, वो राजा की सपोर्ट करने लगे। ठीक है, तो अब वो कैसे स्टेप्स थे? जैसे कि इन राजाओं ने क्या किया कि कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया। हेरिडिटरी मतलब जैसे कि एक राजा होता है, राइट, एंड उसके बाद कौन राजा बनता है? उस राजा का बेटा, एंड उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा, तो इट इज हेरिडिटरी, राइट। सो इसी तरह कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी उनको भी हेरिडिटरी कर दिया गया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो हरिसेना थे, वो कौन थे? वो महादंडा नायका थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में, जिसका मतलब होता है चीफ जुडिशियल ऑफिसर, राइट। तो ही वाज चीफ जुडिशियल ऑफिसर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। एंड वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर ऐसे ही नहीं बन गए थे, उनके फादर जो थे वो भी चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, राइट। तो उनके फादर के बाद ये पोजीशन किसके पास आ गई? हरिसेना के पास। सो इस तरह ये हेरिडिटरी पोस्ट थी। इसके अलावा और किस तरह के स्टेप थे कि राजाओं ने क्या किया, एक ही पर्सन को वो लोग काफी सारे ऑफिसेस देने लग गए, राइट, कि एक ही पर्सन को बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी दे दी। जैसे कि हरिसेना जो थे वो महादंडा नायका तो थे ही थे, बट इसके अलावा वो कुमार अमात्या भी थे, जिसका मतलब कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, एंड साथ ही साथ वो संधि विग्रही का भी थे, जिसका मतलब कि ही वाज आल्सो मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। मतलब कि वो तीन चीज की पोजीशन पर थे, वो महादंडा नायका थे, वो कुमार अमात्या थे, एंड वो संधि विग्रही का भी थे। तो तीन चीज जो थी, तीन ऑफिसेस जो थे वो हरिसेना संभाल रहे थे। तो इस तरह क्या था कि एक ही पर्सन को काफी सारी जो है पोस्ट दे देते थे, और जिस वजह से वो क्या कोशिश कर रहे थे कि इन सभी इंपॉर्टेंट मैन की सपोर्ट राजा जो है वो प्राप्त कर पाए इन सभी तरीकों से। इसके अलावा और क्या था कि धीरे धीरे जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट मैन थे किसी प्लेस के, किसी विलेज के, जो पावरफुल मैन थे, उनको उस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट दे दिया। ठीक है, उनको उस एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने के लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, जैसे कि किसी का कोई उनके विलेज में किसी में लड़ाई हो रही है, तो उन दो लोगों में सुलह कौन करा सकता है? वहां का कोई पावरफुल मैन है, कोई मर्चेंट है, बड़ा व्यापारी है, तो क्या वो उन दो लोगों में सुलह करवा देगा। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन में उनको पार्ट लेने दिया जा रहा था। अब किस तरह के इंपॉर्टेंट लोग थे? जैसे कि नगर श्रेष्ठी, जिसका मतलब है चीफ बैंकर जो होते थे, या फिर जो मर्चेंट होते थे, बड़े बड़े व्यापारी होते थे, राइट। बाकी जो सार्थवा होते थे, मतलब कि जो लीडर ऑफ मर्चेंट कार्वन्स होते थे, ये भी काफी पावरफुल मैन माने जाते थे, एंड इनको भी धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने दिया। उसके अलावा जो प्रथम कुलिका होते थे, मतलब कि चीफ क्राफ्टमैन, राइट, जो चीफ होते थे क्राफ्टमैन के, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट अलाउ कर दिया था। एंड इसी तरह जो क्यास्थास और स्क्राइब्स थे, उनको भी काफी सारे चीजों में अलाउ कर दिया था। So these were all important men, powerful men of a particular area, right? अब ये जो पॉलिसीज थी, ये जो तीनों हमने, ये कुछ पॉलिसीज थी, राइट। सो इस तरह की जो पॉलिसीज थी उन्होंने राजा को काफी फायदा तो दिया। इन सभी पॉलिसीज की वजह से काफी सारे जो इंपॉर्टेंट मैन थे, जो पावरफुल मैन थे, वो राजा की सपोर्ट में आए। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो उन्हें ये फायदा नहीं हुआ इतना, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ बाद में, क्योंकि उन लोगों को एक ही इंसान को बहुत सारी जिम्मेदारियां मिल रही है, काफी सारे ऑफिसेज मिल रहे हैं, पोजीशन जो है वो हेरिडिटरी होती जा रही है, तो उनको टेंशन ही नहीं भाई कि हम आगे क्या करेंगे। उन्हें पता है कि मेरे पापा ये हैं तो मेरे को भी यही काम संभालना है, तो वो टेंशन खत्म। तो धीरे धीरे इन लोगों के पास और ज्यादा पावर आती जा रही थी, ये लोग और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, और इनकी कभी कभी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि ये लोग अपना खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित करने के लायक हो जाते थे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो ये सभी पॉलिसीज ने राजा को फायदा दिया, सपोर्ट में आए ये लोग, बट लॉन्ग टर्म में जो है ये बल्कि राजा के खिलाफ ही जा रहे थे कि इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर रहे थे। तो लॉन्ग टर्म में राजा को इनका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। न्यू काइंड ऑफ आर्मी। सो अभी तक हमने देखा कि इस टाइम पर धीरे धीरे क्या हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस आ रहे थे। और वो चेंजेस क्यों आ रहे थे? क्योंकि किंग जो है वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा था ताकि जो पावरफुल मैन हैं वो किंग के सपोर्ट में आ जाएं, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस के साथ साथ आर्मी में भी कुछ चेंजेस आ रहे थे, राइट। सो वैसे तो पुराने रूलर्स की ही तरह ये राजा भी क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कि एलिफेंट्स थे, चैरियट्स थी, कावलरी एंड फुट सोल्जर्स, तो ये सब थे, ठीक है, जिसे कि पुराने राजा करते थे। बट इन सब के अलावा एक नई चीज देखने को मिली इस टाइम पे, जो कि थे मिलिट्री लीडर्स। ठीक है, तो मिलिट्री लीडर्स कौन होते थे? ये लोग अपने अपने एरियाज में ट्रूप्स को मेंटेन करते थे, ठीक है, सोल्जर्स को मेंटेन करते थे,
एंड जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी तो राजा इनको बोल देता था कि भाई मेरे को इतनी ट्रूप्स भेज दो। तो जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी तो ये मिलिट्री लीडर्स अपने ट्रूप्स राजा के पास भेज देते थे, राइट। अब इन मिलिट्री लीडर्स को रेगुलरली सैलरीज नहीं पे करी जाती थी, इसके बदले इन मिलिट्री लीडर्स को लैंड ग्रांट दे दी जाती थी, ठीक है। एंड जिस लैंड से ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एंड जो भी ये लोगों ने रेवेन्यू कलेक्ट किया उसी से ये लोग अपने पूरे सोल्जर्स को मेंटेन करते थे, उनका खाना पीना देखना, उनके इक्विपमेंट्स देखना, घोड़ों की देखभाल करना, तो ये सारे जो काम थे वो इस लैंड रेवेन्यू से ही चलाते थे। एंड इन मिलिट्री लीडर्स को कहा क्या जाता था, दे वर नोन एज सामंतास, राइट। एंड क्या होता था कि जब भी राजा थोड़ा वीक पड़ता था, थोड़ा कमजोर पड़ता था, ये सामंतास पूरी कोशिश करते थे कि ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें, राइट, कि अपना इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो स्टेब्लिश कर लें और राजा से अलग हो जाएं। तो ये लोग पूरी कोशिश करते थे। तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमने पिछला सेक्शन भी देखा एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ये न्यू काइंड ऑफ आर्मी भी देखा, सामंतास वाला सिस्टम। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि वैसे शॉर्ट टर्म में तो राजा को फायदा हो रहा था, बट क्या हो रहा था कि धीरे धीरे इन लोगों को, जो पावरफुल मैन है, जैसे जैसे इन्हें और ज्यादा पावर मिल रही थी, तो धीरे उससे क्या हो रहा था कि ये लोग बाद में जैसे ही राजा वीक पड़ रहा था तो कोशिश करते थे ये लोग कि अपना इंडिपेंडेंट राज्य एस्टेब्लिश कर लें, ठीक है, कि ये लोग राजा के खिलाफ जाने की कोशिश करते थे, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे, राइट। सो इन न्यू पॉलिसीज के कुछ कुछ फायदे भी थे एंड कुछ नुकसान भी थे, राइट। फायदे कैसे कि जैसे अब राजा को सारी जो भी आर्मी थी उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी की टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, अलग अलग जो मिलिट्री लीडर्स थे उनको बोल दिया कि तुम इस एरिया में सोल्जर्स को मेंटेन करो, इस एरिया में तुम करो, तो सब इसी तरह पूरे एरिया में सभी लोग मिलिट्री लीडर्स जो हैं वो अपनी अपनी ट्रूप्स को जो मेंटेन कर रहे हैं। सो इस तरीके से राजा का बर्डन कम हो गया, उसको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और जब भी उसे जरूरत पड़ेगी वो मिलिट्री लीडर्स को बोल देगा कि ट्रूप्स भेज दो। एंड नुकसान क्या था, क्योंकि अब इन मिलिट्री लीडर्स के पास और ज्यादा पावर आ रही थी तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो कोशिश करते थे कि वो इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर लें, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया हो आपको। असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम्स। सो पिछले सेक्शन में हमने सामंतास के बारे में पढ़ा कि किस तरह वो अपनी अपनी ट्रूप्स को मेंटेन करते थे, एंड जब भी किंग को जरूरत होती थी तो वो अपनी ट्रूप्स को राजा के पास भेज देते थे, एंड किस तरह एक नई तरह की आर्मी जो है वो शेप ले रही थी। सो इस सेक्शन में हम कुछ असेंबलीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि साउदर्न किंगडम्स में फ्लरिश हो रही थी, राइट। उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रही थी। अब असेंबलीज क्या होता है, असेंबलीज मतलब जब बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्पस की वजह से साथ में आते हैं, काम करते हैं, सोच विचार करते हैं, राइट। सो वो हो गया असेंबलीज। सो जो पल्लवास की इंस्क्रिप्शन है उनसे हमें काफी सारी लोकल असेंबलीज के बारे में पता चलता है। सो ऐसे ही एक असेंबली है सभा, और ये असेंबली सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लैंड ओनर्स की थी। मतलब इस असेंबली में सिर्फ और सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करते थे जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स होते थे। एंड इस असेंबली में आगे सब कमिटीज भी होती थी जो कि पर्टिकुलर एरियाज में वर्क करती थी, जैसे कि कुछ सब कमिटीज जो है वो इरिगेशन के एरिया में काम करेंगे, कुछ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से रिलेटेड, कुछ रोड्स बनाएंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड काम करेंगी, कुछ लोकल टेम्पल्स पर ध्यान देंगे, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। सो इस तरह इन सभा की आगे सब कमिटीज थी, जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ लोगों की एक और सब कमेटी बना दी, इसकी कुछ और लोगों को इधर कर दिया, और इन सभी लोगों को, इन सभी सब कमिटीज को इनके पर्टिकुलर काम दे दिए कि तुम्हें इस चीज पे ध्यान देना है, तुम्हें इस चीज पे। सो इस तरह ये सब कमिटीज वर्क करती थी अलग अलग सेक्टर्स में। सो ऐसे ही एक दूसरी विलेज असेंबली है जिसका नाम है उर, राइट। बट उर में क्या होता था, इसमें वो लैंड ओनर्स पार्टिसिपेट करते थे जो ब्राह्मण्स नहीं होते थे, राइट। सो इनका एकदम अपोजिट। सभा में कौन पार्टिसिपेट करते थे, who were Brahmin landowners, and in Ur only those participate who were non-Brahmins, right? And ऐसे ही दूसरी एक असेंबली थी नगरम, ठीक है। ये किस चीज की ऑर्गेनाइजेशन थी, ये मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी कि बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो एक साथ आ गए काम करने के लिए, राइट। सो नगरम जो थी, इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। एंड ये सारी जो असेंबलीज थी इनको रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स जो है वो कंट्रोल करते थे, ठीक है। मतलब जो भी अमीर लोग होते थे, बड़े बड़े व्यापारी होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, तो वो इन असेंबलीज को कंट्रोल करते थे, ठीक है। एक तरह से वो इनके हेड होते थे इन असेंबलीज के। एंड बहुत सारी ऐसी लोकल असेंबलीज थी जिन्होंने सदियों तक काम किया, ठीक है, वो सदियों तक चलती रही।
सो ये था असेंबलीज के बारे में। अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम के जो आम लोग थे वो किस तरह रहते थे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। सो पिछले सेक्शन में हमने असेंबलीज के बारे में पढ़ा कि सभा क्या होती है, उर क्या होता है, नगरम क्या होता है, किस तरह जो ब्राह्मण्स होते हैं वो साथ में आते हैं एंड अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सो नाउ इन दिस सेक्शन वी विल रीड अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। सो पुराने टाइम के ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं, अकाउंट्स हैं जिनसे हमें उस टाइम के आम लोगों की जिंदगी के बारे में पता चलता है। सो ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कवि थे कालिदास। सो कालिदास के प्लेज में जो किंग के कोर्ट की लाइफ होती थी, राइट, कि जो किंग की सभा लगती थी, जो दरबार होता था, तो उसमें लोगों की लाइफ कैसी होती थी उसको दर्शाया जाता था कालिदास के प्लेज में। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो था कालिदास के प्लेज का वो ये था कि उसके प्लेज में जो ब्राह्मण्स एंड किंग्स होते थे उनको संस्कृत बोलता हुआ दिखाया जाता था एंड इनके अलावा जो नॉर्मल मैन एंड वुमेन होते थे उनको प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया जाता था। ठीक है। सो कालिदास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस प्ले था जिसका नाम है अभिजना शकुंतलम। सो इस वाले प्ले में एक राजा था दुष्यंत एंड एक और लेडी थी शकुंतला, उनकी लव स्टोरी बताई हुई है। एंड इसी प्ले में एक पुअर फिशरमैन है, उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। सो इस सेक्शन में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग। तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक रिंग दी थी एंड वो शकुंतला से खो गई एंड उस रिंग को फिर बाद में एक मछली ने निगल लिया। तो जब ये फिशरमैन शिकार कर रहा था तो उसको फिर ये शकुंतला की रिंग मिली। अब जब उसे इतनी कीमती सी रिंग मिली तो उसने सोचा कि अब पता नहीं किसकी होगी, तो वो उस रिंग को ले जाके पैलेस जाने लगा। ठीक है, कि राजा का दरबार है, महल है, वहां जाने लगा। बट जब वो वहां पहुंचा तो महल का जो गेटमैन था, ठीक है, जो चौकीदार था, वो बहुत ही ज्यादा अकड़ू था उससे। ठीक है, बहुत ही गंदे तरीके से उससे बात कर रहा था एंड उसके अलावा उसने उस पर चोरी का भी इल्जाम लगाया कि नहीं ये रिंग तुमने चोरी की है। एंड इसके अलावा जो चीफ पुलिस थे वो तो और भी गंदे तरीके से फिशरमैन के साथ बिहेव कर रहे थे। ठीक है, बट जब किंग को पता चला कि इस तरह एक फिशरमैन आया है और उसे एक रिंग मिली है एंड वो शकुंतला की रिंग थी, तो किंग जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया एंड इसके बदले उसने फिशरमैन को रिवॉर्ड भी दिया। अब जो पुलिस ऑफिसर उसे गंदे तरीके से बात कर रहे थे, उसे रूड बिहेव कर रहे थे, अब वो उससे शेयर मांगने लगे कि जो भी फिशरमैन को राजा ने रिवॉर्ड दिया है उसका हिस्सा मांगने लगे कि हमें भी दो। एंड फिशरमैन के साथ वो ड्रिंक के लिए चले गए। ठीक है, जैसे एक तरह से पार्टी करने के लिए चले गए। सो देखो, पहले जब वो रिंग लेके आया था तब तो उसे कितने गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे थे एंड जब उसको राजा ने रिवॉर्ड दे दिया तब उसके साथ कहने लगे भाई हमारा हिस्सा है। देख रहे हो किस तरह के लोग थे। सो हमने ये चाइनीज पिलग्रिम के बारे में पढ़ा था, फायान के बारे में 9th चैप्टर में, राइट। सो उनके एक अकाउंट से पता चलता है कि उन्होंने नोटिस किया यहाँ पे कि कुछ लोगों को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, कि उनको ये माना जाता है कि अगर इनको छू दिया तो तुम पॉल्यूट हो जाओगे, गंदे हो जाओगे, तो इसलिए इनको छूना नहीं है। तो कुछ लोगों को इस तरह अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। किन लोगों द्वारा? उन लोगों द्वारा जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे समझते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, तो हाई एंड माइटी जो लोग थे उनके द्वारा कुछ लोगों को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। एंड ऐसे लोगों को वो लोग कहते थे कि तुम आउटस्कर्ट पे रहोगे, मतलब कि जो मेन सिटी है उसमें नहीं रहेंगे, तुम मेन सिटी के बाहर रहोगे। तो उनको मेन सिटी के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। तो कभी भी जब ये सो कॉल्ड अनटचेबल पीपल मेन टाउन में, मेन सिटी में या फिर किसी मार्केट प्लेस में एंटर करते थे, आते थे, तो वो एक लकड़ी के पीस को बजाते थे। ठीक है, 2 लकड़ी के पीसों को आपस में बजाते थे। तो उससे ये पता चल जाता था कि ये कोई अनटचेबल है। मतलब सबको पता था कि जो भी लकड़ी बजाता है वो अनटचेबल है, तो उसको छूना नहीं है, उसको टच नहीं करना, उसके अगेंस्ट ब्रश नहीं होना जाना, उससे टकराना नहीं है। तो सब अलग अलग हो जाते थे उससे। तो इस तरह वो अपना सिग्नल देते थे। अब देखो, उसे ये लकड़ियां बजाना खुद तो पसंद होगा नहीं। ये जो हाई एंड माइटी लोग हैं उन्होंने ये रूल बनाया होगा कि अगर तुम हमारे यहाँ आओगे तो तुम्हें ये इशारा देना पड़ेगा कि तुम अलग हो, तुम अनटचेबल हो, ताकि हम लोग तुमसे दूर हो जाएं। कुछ इस तरह का है ना। तो इस तरह लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। सो जब भी किंग की आर्मी निकलती थी तो किस तरह का माहौल होता था, क्या क्या चीजें होती थी, तो इस सब का अकाउंट हमें बाना भट्टा की राइटिंग से पता चलता है। अब बाना भट्टा कौन थे? हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। ये राजा हर्षवर्धन के कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट कवि थे एंड इन्होंने हर्षचरिता लिखी थी, राइट, हर्षवर्धन की बायोग्राफी। सो बाना भट्टा की बहुत सारी राइटिंग से हमें किंग की जब आर्मी होती थी, वो मूव पर होती थी, जब वो बाहर निकलती थी तो किस तरह का माहौल होता था उसके बारे में पता चलता है।
द किंग्स आर्मी। सो किंग जब भी ट्रैवल करते थे तो वो बहुत ही सारे इक्विपमेंट्स के साथ निकलते थे। सो जो वेपन्स वगैरह होते थे, हथियार होते थे, वो तो साथ में लेके चलते ही चलते थे, बट उसके अलावा वो काफ़ी डेली यूज़ की चीज़ें भी लेके चलते थे, जैसे कि पॉट्स हो गए, पैन्स, फर्नीचर्स, मतलब जो डेली यूज़ के सामान है वो भी लेके चलते थे। फूड, यहाँ तक कि जो एनिमल्स थे जैसे कि गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेके चलते थे। सो इस बड़ी सी आर्मी के साथ साथ म्यूजिशियन भी चलते थे जो ड्रम्स वगैरह बजाते रहते थे। दूसरे जो म्यूजिशियन थे वो हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स बजाते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह पूरा माहौल होता था कि राजा जो है वो इतनी बड़ी सी आर्मी के साथ निकल रहा है, बहुत सारे घोड़े हैं, हाथी हैं, तरह तरह के जानवर हैं, बहुत सारी कार्ट्स हैं एंड कुछ म्यूजिशियन भी हैं साथ में। तो राइट, सो राजा जिस भी गांव से निकलता था तो उस गांव के लोगों को राजा का स्वागत सत्कार करना पड़ता था। ठीक है, तो वो लोग उनको गिफ्ट देते थे। गिफ्ट में कर्ड्स, गुड़, फ्लावर्स, मतलब जो भी उनके पास होता था नॉर्मल चीजें, दही, दूध, गुड़ वगैरह, फ्लावर्स, तो ये सारी चीजें देते थे। इसके अलावा क्योंकि उनके साथ बहुत सारे जानवर भी चलते थे तो उन जानवरों के लिए फॉडर भी देते थे। एंड वो लोग राजा से मिलने की भी कोशिश करते थे ताकि जो भी अपनी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो राजा को डायरेक्टली बता पाए। अब जब भी राजा की आर्मी का ये काफिला निकलता था तब ऐसा नहीं होता था सब कुछ बड़े शांति के माहौल से हो जाता था, सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया, ऐसा नहीं होता था। तो जब भी आर्मी जाती थी, निकलती थी, तो अपने पीछे बहुत ही सारी डिस्ट्रक्शन छोड़ के जाते थे, बहुत ही सारी चीजें ये डिस्ट्रक्ट कर देते थे। अब क्योंकि एलिफेंट्स वगैरह रहते थे आर्मी के साथ, तो वो लोग क्या करते थे, एलिफेंट्स क्या करते थे, वो उन विलेजर्स की हट्स वगैरह को पूरा बर्बाद कर देते थे, खराब कर देते थे। ठीक है, तोड़ फोड़ देते थे। एंड जो बैल वगैरह होती थी वो इन इतने सारे शोर से, इन सब की वजह से वो डरकर भाग जाते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो भी देखनी पड़ती थी जब राजा की आर्मी जो है वो निकलती थी। एंड उसके बाद बाना भट्टा कहते हैं द होल वर्ल्ड वाज स्वॉलोड अप इन डस्ट। तो उस टाइम पे ऐसे तो नहीं कि भाई पक्के पक्के रोड होते थे, सीमेंटेड रोड होते थे, उस टाइम ऐसा तो होता नहीं था, कच्चे कच्चे रोड होते थे। तो जब भी राजा की आर्मी निकल के जाती थी तो सब कुछ एकदम धूल धूल हो जाता था, सारी तरफ, चारों तरफ धूल हो जाती थी। ठीक है, एकदम डस्ट डस्ट हो जाता था। सो एक डिस्क्रिप्शन थी कि राजा की आर्मी जब भी निकलती तो किस तरह का माहौल होता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्सवेयर। सो इसमें अरेबिया की बात की गई है, तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं अरेबिया किधर है। सो हियर दिस इज अरेबिया एंड हियर इज रेड सी, देयर इज पर्शियन गल्फ, देयर पर्शिया, सो दिस इज अरेबिया। अब वैसे तो जो अरेबिया है वो डेजर्ट वाला इलाका है, बट काफी सेंचुरीज तक ये एक इम्पॉर्टेंट हब ऑफ कम्युनिकेशन था। एंड इंडिया एंड यूरोप के बीच में जो भी सी ट्रेड होती थी उसमें अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो जो लोग अरेबिया में रहते थे वो लोग बेडोइंस होते थे एंड पेस्टोरल ट्राइब्स होते थे। सो ये लोग ज्यादातर ऐसे जानवरों पर, जैसे कि कैमल हो गया, सो ऐसे जानवरों पर डिपेंड रहते थे जो कि डेजर्ट में काफी अच्छे से सरवाइव कर पाते हो। सो आज से 1400 साल पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने अरेबिया में एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया जो कि था इस्लाम। नाउ क्रिश्चियनिटी की ही तरह जो इस्लाम था उसका भी जो मेन फोकस था वो किस पे था, इक्वालिटी एंड यूनिटी बिफोर अल्लाह। तो अल्लाह जो थे वो, अल्लाह जो है वो वन सुप्रीम गॉड है। ठीक है, एंड उनके सामने सभी लोग इक्वल हैं एकदम। ठीक है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सो यहाँ पे कुरान का एक वर्स दिया हुआ है नीचे। एंड कुरान क्या है, कुरान जो है इस्लाम की एक सेक्रेड बुक है, राइट। सो इसमें बोला गया है कि मुस्लिम मैन एंड वुमेन एंड बिलीविंग मैन एंड वुमेन, की मतलब जो बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं अल्लाह में, जो अल्लाह में बहुत ही ज्यादा डिवोटेड है अपने रिलीजन को लेकर, वो लोग, बाकी जो सच्चे लोग हैं, जो एकदम पेशेंट हैं, काम है, कॉन्स्टेंट हैं, जो सारा काम अपने कॉन्स्टेंटली करते हैं, ऐसे मैन एंड वुमेन जो हम्बल हैं, जो चैरिटी देते हैं, जो फास्ट रखते हैं, जो व्रत रखते हैं। एंड फॉर मेन एंड वुमेन हु गार्ड देयर चेस्टिटी, चेस्टिटी मतलब शुद्धता, तो जो अपने आप को एकदम शुद्ध रखते हैं। एंड ऐसे मेन एंड वुमेन जो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को याद करते हैं। तो इन सभी तरह के लोगों के लिए अल्लाह ने फॉरगिवनेस एंड ग्रेट रिवॉर्ड्स जो हैं प्रिपेयर किए हैं। मतलब अल्लाह उनको माफ करेगा एंड उनको बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड से सम्मानित करेगा। सो लगभग 100 सालों के अंदर ही अंदर जो इस्लाम था वो नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया तक पहुंच गया। ठीक है, फैल गया। अब ये सारे जो जगहों पर इस्लाम फैला वो कैसे फैला कि जो अरब सेलर्स थे वो
दूसरे दूसरे देशों में ट्रेड करने के लिए जाते थे तो अपने साथ इस धर्म को भी लेके गए, राइट। अपने साथ हम कहते हैं ना, जब कोई एक इंसान जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो वो खुद नहीं जाता है, वो अपने साथ अपने आइडियाज लेके चलता है, कल्चर्स लेके चलता है। सो जो अरब सोल्जर्स थे उन्होंने आज से लगभग 1300 ईयर्स पहले सिंध जो कि पाकिस्तान में है उसको कॉन्क्योर किया था, राइट। So with this, we come to the end of our chapter number 10 of class 6th history. I hope you like this video, and if you do, then please press that like button. Please share it with your friends. Do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye and take care.